कंफ्यूजन रह गई थी। ठीक है, वो कर लेते हैं। चलें ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं, उसमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, फिर आगे चलते हैं। जी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। यस सर, हो रही। ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया कि ये BMI कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट जो है, ये हम क्लास में आज रिपीट कर लेते हैं। इसमें उम्मीद है कि हमारे इस चैप्टर की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। साइज बड़ा कर दूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। सेट वैल्यूज फॉर हाइट इन इंचेस। वो कह रहा है कि हाइट एक लेनी है, एक वेरिएबल हाइट लेना है, उसकी वैल्यू जो है वो आपने इंचेस के अंदर सेट करनी है। इसी तरह जो वेट है वो आपने लेना है यूजर से, और उसकी वैल्यू जो है वो पाउंड्स में रखनी है। ठीक है। अच्छा, देन कन्वर्ट द वैल्यूज टू सेंटीमीटर्स एंड किलोज। फिर हमने ये जो वैल्यूज ली हैं हाइट की और वेट की, हाइट को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और वेट को जो हमने पाउंड्स में दिया है उसे हमने किलोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि यूजर अगर 10 पाउंड्स इंटर करता है, तो हमने 10 पाउंड्स के किलोज बनाने हैं कि किलोज कितने बनेंगे। आउटपुटिंग द रिजल्ट टू द कंसोल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने फिर ये जो रिजल्ट है ये कंसोल पे प्रिंट करवाना है। ये नीचे कुछ उसने फार्मूलाज दे दिए हैं कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब हमें तो नहीं पता था कि 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर आते हैं, तो ये उसने बता दिया है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर आते हैं। तो हम इस फार्मूला को यूज करते हुए जितने भी यूजर हाइट के अंदर हमें वो इंचेस देगा, हमने उन्हें कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर्स में, इस फार्मूला को यूज करते हुए। इसी तरह इस फार्मूला को यूज करते हुए हमने पाउंड्स को कन्वर्ट कर लेना है किलोस में। ठीक है। फिर वो कह रहा है आउटपुट द रिजल्ट। आपने क्या करना है, रिजल्ट की आउटपुट दिखा देनी है। देन कैलकुलेट एंड लॉग द BMI। फिर वो क्या करना है, कैलकुलेट द लॉग, कैलकुलेट एंड लॉग द BMI। फिर हमने BMI निकालना है। BMI क्या होता है, BMI होता है दिस इज इक्वल टू वेट इन किलोज। ये जो वेट अब किलोज में आ चुका है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर हाइट इन मीटर्स। इसको हमने डिवाइड करवाना है स्क्वायर हाइट इन मीटर्स। जो हमारी हाइट आ चुकी है, हाइट किस में आ चुकी है, हाइट हमारी आ चुकी है सेंटीमीटर्स में, उसे हमने हाइट के स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा देना है, और फिर उसका जो आंसर आएगा वो हमने कंसोल करवा देना है। स्टेप बाय स्टेप इसे देखते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपने प्रॉब्लम समझनी है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो इट मीन्स कि आपका आधा वो जो प्रोग्राम है वो बन गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझे कि प्रॉब्लम है क्या, अपने माइंड के अंदर कुछ स्टेप्स बनाए कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हम ये प्रोग्राम राइट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इधर सबसे पहला स्टेप तो ये आ जाता है कि हमने यूजर से वैल्यूज लेनी है। ठीक है। या खुद वैल्यूज सेट करनी है दो वेरिएबल्स की। सबसे पहला काम तो ये आ गया। एक वेरिएबल होगा हाइट, उसकी वैल्यू हमने इंचेस में सेट करनी है। एक वेरिएबल होगा वेट, उसकी हमने वैल्यूज पाउंड्स में सेट करनी है। ठीक है। फिर हमने इनको कन्वर्ट करना है। दूसरा काम ये हो गया कि इनकी कन्वर्जन। ठीक है। यानी कि ये जो हाइट इंचेस में दी है उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह जो हमने वेट पाउंड्स में लिया है उसे हमने किलोज में कन्वर्ट करना है।
फिर जब ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाए तो फिर हमने बीएमआई निकाल लेना है। बीएमआई के लिए उसने ये फार्मूला दिया हुआ है, तो हमारे ये 3 से 4 स्टेप बनेंगे और फिर हमने फाइनल रिजल्ट जो है वो आउटपुट करवा देना है। तो ये 3 से 4 स्टेप्स बनेंगे, हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना ये कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स लेते हैं, एक हाइट और एक वेट। इन दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल लेने के लिए लेट यूज किया जाता है। लेट हाइट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 10 है, ठीक है, 10 इंचज है। ये उसने क्या है ना, इंचज में लेनी है, तो ये हम इंचज में ले रहे हैं। इधर मैं कमेंट साथ साथ देता जाता हूँ। अच्छा, अब हम ले लेते हैं वेट इन पाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम 20 कर लेते हैं। 20 वेट है और हाइट हमारी 10 है। अच्छा, ये पहला काम हमारा हो गया कि हमने वेरिएबल ले लिए हैं, उनके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा ली है। अच्छा, अभी के लिए हम वैल्यूज खुद सेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे चल के हम जो है ये यूजर से ले रहे होंगे। अब यूजर से वैल्यूज कैसे लेते हैं, उसके लिए हमने अभी मैकेनिज्म नहीं देखा है, तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज देख लें। पहले वो देख लेते हैं कि हमने यूजर से वैल्यूज कैसे लेनी है, या वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लें, क्या कहते हैं? सर जैसा आपको बेहतर है। ठीक है, चलें एक दफा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उससे फिर देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हाइट और वेट हमने ये दो वेरिएबल्स दे दिए। आप फर्ज कर लें कि ये वैल्यूज यूजर से आ रही हैं, ठीक है, यूजर ये वैल्यूज इंटर कर रहा है जो कि हमने खुद सेट की है। उसके बाद हम देख दफा जरा, वो कह रहा है कि आपने इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ये जो वैल्यूज आपने हाइट की ली है, इसे आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छा, अब ये जितने भी हाइट हाइट के अंदर जितने भी इंचेस पड़े हुए हैं, उन्हें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, 2.54 के साथ, चूंकि 1 इंच में अगर 2.54 सेंटीमीटर आता है, तो 2 इंचेस में कितने आएंगे? 2.54 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह 3 इंचेस में कितने आएंगे? 2.54 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जितने इंचेस होंगे, अगर हमने उनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो जितने इंचेस होंगे हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है 2.54 के साथ, तो हमारे पास वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि हमने जितनी भी हाइट ली थी उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर्स में। तो ये हमारी सेंटीमीटर्स में आ चुकी होगी। अब हम किलोज में कन्वर्ट करते हैं अपने वेट को। लेकिन वेट के अंदर देखिएगा कि 2.2046 पाउंड्स इज इक्वल टू 1 किलो। वो कह रहा है कि इधर जरा उल्ट बात हो गई है। उधर ये था कि हम जिस वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जा रहे थे, दूसरे वाली वैल्यू छोटी थी, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको सादा अल्फाज में समझें, तो मैं जरा इधर एक दफा स्क्रीन पे ध्यान दें कि अगर हम इसे सादा अल्फाज में समझें, अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि 2 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 × 1000, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2000। इसी तरह जितने भी किलोमीटर आ जाएं, अगर हमने उन्हें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली जितने किलोमीटर होंगे उन्हें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमें वो मीटर्स मिलते जाएंगे। अच्छा, फार्मूला क्या मिला? फार्मूला ये मिला कि जब भी हमने किसी बड़े पॉइंट से, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना होता है, यानी कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आना हो तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हमें इधर उन्होंने 2000 मीटर्स दे दिए होते और वो कहते हैं कि इन्हें आप कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में, तो हम क्या करते हैं? 2000 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इज इक्वल टू पे टू आ जाएगा। तो अगर हमने किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से किलोमीटर में आना हो तो हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये हमें फार्मूला मिल गया कि जब भी हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो अब इधर देखें, अब ये पाउंड्स जो है ये छोटी वैल्यू है, किलोज बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 1 किलो में इतने पाउंड्स आ रहे हैं।
तो अब हम बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में है, हमने बड़ी वैल्यू में जाना, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो वो क्या हो चुका होगा, किलोज में कन्वर्ट हो चुका होगा। एक दफा जरा इसे कंसोल करवा के देख लेते हैं दोनों को। तो ये देखिए, 10 इंचज के इतने सेंटीमीटर बन गए हैं, और इसी तरह 20 पाउंड्स के इतने किलोज बन गए। ठीक है, तो ये उसने हमें कन्वर्ट करके दे दिया। अब यहाँ तक हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी कि हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई किस तरह कैलकुलेट होगा, वो कहता है कि ये जो अब आपके पास वेट किलोज में पड़ा हुआ है, आपने इसे डिवाइड करवाना है हाइट के मीटर के साथ। हाइट मीटर के साथ होनी चाहिए। अब हमारे पास हाइट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे। अब किसी को फार्मूला याद है कि 1 सेंटीमीटर के, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, कोई आइडिया है। चलो इधर गूगल से कर लेते हैं। 100 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू है, यानी कि छोटी पॉइंट में वैल्यू है, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट, जब भी बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं, लेट मीटर्स इज इक्वल टू जितने भी सेंटीमीटर्स हैं डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि एक एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो जितने भी सेंटीमीटर होंगे वो मीटर बन चुके होंगे। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने बीएमआई कैलकुलेट करना है। बीएमआई किसके इक्वल होता है, ये वेट तो पहले ही हमारे पास किलोज में है, हाइट हमारे पास मीटर्स में आ चुकी है, लेकिन हाइट का वो कह रहा है कि स्क्वायर लेना है आपने। स्क्वायर कैसे लिया जाता है, स्क्वायर लिया जाता है कि इस मीटर को मीटर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल ये चेक करें, लेट बी एम आई इज इक्वल टू, अब मैं बी एम आई कैलकुलेट करने लगा हूँ। बी एम आई वो कहता है कि आपके जितने भी किलोज आए हैं, आप किलोज लो, किलोज को डिवाइड करवाओ इसके साथ मीटर्स के स्क्वायर के साथ। तो मीटर्स के स्क्वायर लेने का दो तरीका हो गया, या तो आप मीटर को मीटर के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर इसकी पावर 2 ले लो। दोनों तरह जैसे मर्जी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा, क्योंकि हम पहले इसे सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, अदरवाइज वो इसे सॉल्व कर देगा इतने पार्ट को पहले। अच्छा, अब जरा इसे कंसोल करवा लेते हैं। हमने बैकटिक यूज करना सीखे थे, तो मैं बैकटिक यूज करना हूँ। तो जरा देखें, तो ये देखिए हमारा बीएमआई आ चुका है, ये भी हम हमारा बीएमआई आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा ये प्रोजेक्ट था। ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इसका, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, और किसी का अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसमें काफ़ी बेसिक्स चीज़ें थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है। नो सर, आगे चल। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह कि लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके अंदर हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज हैंडल कर रहे हो। यानी कि आज से पहले तक हम जितने भी वेरिएबल्स ले रहे थे, जैसा कि ये था, ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल था, तो एक वक्त में इन्हें इनके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है,
तो उसके लिए फिर हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें एक दो हमें मिलेंगी, डेटा टाइप्स मिलेंगी, जिन्हें हम पढ़ के उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, वो कितनी चीजें होती हैं? अब दो चीजें होती हैं। मैं इधर पहले फोल्डर बना लूं। अच्छा, ये दो चीजें होती हैं इसमें, या तो एरेज आ जाती हैं या फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और ये दो चीजें ही जावास्क्रिप्ट की जान है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट पे आपको कमांड आ जाती है, एरेज पे आपको कमांड आ जाती है, तो आपको जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना बहुत इजीली आ जाता है। तो ये एरेज और ऑब्जेक्ट्स इस चैप्टर के अंदर हैंडल की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं। अब एरेज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, इन्हें जरा देख लेते हैं। पहले आज हम उम्मीद है कि एरेज को कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट से हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। एरेज क्या होती हैं? एरेज को अगर समझें तो, अगर आपसे कहा जाए कि आपने 100 स्टूडेंट्स का डाटा लिखना है, 100 स्टूडेंट्स के नाम सेव करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे? हम 100 वेरिएबल्स बनाएंगे। स्टूडेंट वन इज इक्वल टू, जिस तरह के ये है, स्टूडेंट वन इज इक्वल टू जो भी उसका नाम होगा, इस तरह स्टूडेंट टू इज इक्वल टू। तो इस तरह करके हम 100 वेरिएबल्स बनाते जाएंगे और चलते जाएंगे ये। और इस तरह चलते चलते स्टूडेंट 99 या स्टूडेंट 100 तक हम जाएंगे, और इस तरह 100 वेरिएबल्स के अंदर हम उनका 100 स्टूडेंट्स के नाम सेव करवा लेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए आपने लाख स्टूडेंट का डाटा सेव करवाना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें एरेस का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, तो आप ये एरेस के थ्रू करवा सकते हैं। एरेस के थ्रू किस तरह करवा सकते हैं? एरेस हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि आप एक वेरिएबल में, यानी कि वेरिएबल एक ही होगा लेकिन उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक एरे ले रहा हूँ, उसका नाम मैं ए रख रहा हूँ। जिस तरह हम आम सादा वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, सेम उसी तरह हम इसे डिक्लेयर करवाएंगे, इसी तरह इसे बनाएंगे। और जिस तरह उसे वैल्यूज देते हैं, सेम उसी तरह इक्वल टू ऑपरेटर के जरिए देंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि जब उसे वैल्यूज देते तो इधर डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम ये लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे की पहचान है। यानी कि इससे पता चल जाएगा कि ये जो वेरिएबल है ये एरे टाइप का है, सादा वेरिएबल नहीं है। अब इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, 10 20 टू। इस तरह करके आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज आ गई, तो पहले तो ये होता था कि हम डायरेक्ट, जिस तरह ये था कि हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते थे, हमें वो वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमें वो वैल्यू कैसे मिलेगी? क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। तो अगर मैंने इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वो कैसे मिलेगी? तो उसके लिए इसकी की जाती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मीन कि हर वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू स्टोर हुई होती हैं, इन्हें कहा जाता है एरे के एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को एक नंबर असाइन किया जाता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो नंबर पे ये पड़ा है, वन पे ये, टू, थ्री, फोर। अगर मैंने ये जवाद को एक्सेस करना है, तो ये कितने नंबर पर पड़ा है? जीरो, वन एंड टू। टू पे पड़ा है, तो मैं इस एरे का नाम लिख के, इस वेरिएबल का नाम लिख के साथ टू का इंडेक्स लिखूंगा, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरह। ठीक है, ये मैंने करली ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई इधर। अब मैं अगर टू पास करता हूँ, तो क्या होगा? इस टू इंडेक्स पे जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो, वन, टू। टू पे जो भी चीज पड़ी होगी वो मुझे मिल जाएगी। देखें जरा। ये देखिए मेरे पास जवाब आ चुका है। ठीक है, अगर मैंने इस नल को एक्सेस करना है, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फोर नंबर इंडेक्स पे पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? इधर फोर नंबर इंडेक्स पास कर दूंगा इसे, तो मेरे पास
4 नंबर पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो मिल जाएगी। एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये है कि इसकी लेंथ, अगर लेंथ से मुराद इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 इस वक्त एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसके इंडेक्स कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होंगे। अगर लेंथ 5 है, यानी कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 4 तक जाएंगे। तो इसी तरह 0 से लेकर जो एंड वाली वैल्यू होगी, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, जितनी टोटल लेंथ है उससे एक कम। ठीक है, तो ये है, हमने देख लिया कि एरे बनाई किस तरह जाती है, एरे को वैल्यूज किस तरह दी जाती हैं, और एरेज की वैल्यूज को एक्सेस किस तरह किया जाता है। अब एक सवाल आता है कि अगर हमने इस वैल्यू को चेंज करना हो, इधर मैंने जवाब के बजाय कोई और नाम सेव करवाना है, तो उसके लिए क्या आएगा, मैं क्या करूंगा, ARR ओ, कितना नंबर इंडेक्स है, 0 1 2, इधर 2 लिखा, और इसे वैल्यू असाइन कर दी नहीं, जो भी मैं रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रख दी। तो अब क्या होगा, इस लाइन के बाद अब इस एरे में 10 20 इधर पड़ा होगा अहमद, फिर ट्रू और नल। कंसोल करवा के देखिए। अच्छा, हम पूरी की पूरी एरे भी कंसोल करवा सकते हैं, जिस तरह ये मैंने सिर्फ नाम लिखा है एरे का, या वेरिएबल का नाम लिखा है, उसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया, तो उससे क्या होगा कि ये सारी की सारी एरे कंसोल हो जाएगी। तो ये मैं पहले भी कंसोल करवा लेता हूँ, बाद में करवा लेता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि वैल्यू अपडेट होने से पहले एरे कैसी थी और बाद में कैसी। तो ये देखें, पहले था 10 20 जवाद टू नल, बाद में आ गया 10 20 अहमद टू नल। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब जरा इधर से देख लेते हैं। ये देखें, वो कह रहा है कि एरेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एरेज को देखते हैं कि एरे क्रिएट किस तरह की जाती है। तो एरे क्रिएट करने के ये दो तरीके हैं, लेकिन हम इस पहले तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये जो दूसरा तरीका है इसको फॉलो करेंगे, कि आपने वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर एरे स्टोर करवानी है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी वैल्यू उसे देनी है वो पास कर देनी है, तो वो एक एरे बन जाएगी। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है, आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं कि इस इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू पड़ी है, एरे की इस जगह पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम उसका इंडेक्स नंबर पास कर देंगे, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। अब ये टाइप ऑफ क्या कर रहा है, टाइप ऑफ कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये कर रहा है कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी टाइप हमें बता रहा है कि इसकी टाइप क्या है। तो देखिए जरा, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसने स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी है। इसकी टाइप नंबर है, नंबर आ गया है। इसकी टाइप बूलियन है, चूंकि ट्रू फॉल्स जो है ये बूलियन के साथ डील होते हैं, तो इनकी टाइप जो है वो बूलियन आ चुकी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आप इनकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह कि अभी हमने ये देखा कि वैल्यू किस तरह चेंज की जाती है। हम क्या करेंगे, सिंपल एरे का नाम, आगे इंडेक्स नंबर, और आगे जो नई वैल्यू देना चाह रहे हैं वो उसके असाइन कर देंगे। तो उस इंडेक्स पे जो पहले वैल्यू पड़ी थी वो रिमूव होके ये नई वैल्यू आ चुकी होगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट्स। एक्सेसिंग एलिमेंट्स में क्या है कि आपने एलिमेंट को एक्सेस किस तरह करना है, तो ये भी हम देख चुके हैं कि हम एरे का नाम लिखेंगे, आगे इंडेक्स नंबर पास करेंगे, तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, अब जरा ये एक क्वेश्चन आता है, ये नेगेटिव है, अगर हम इधर कर देते हैं नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -1 कर देते हैं, तो -1 पे क्या है, -1 पे तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, और -1 पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर हम इससे पीछे कुछ भी नहीं पड़ा तो वो हमें क्या आंसर देते हैं, तो देखिए अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि भाई आप जिस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं उसे कोई वैल्यू साइन नहीं की गई है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमें एरर नहीं देती है। बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं, अगर आप उसमें इस तरह करते हैं कि आउट ऑफ द बाउंड जाते हैं, यानी कि इंडेक्सेस से बाहर जाते हैं, तो आपको एरर आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो एरर नहीं देती है, बल्कि वो हमें एक अनडिफाइंड दे देती है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप जिस वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं उसे अभी तक वैल्यू साइन नहीं की गई है। ओवरराइटिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि पहले अगर किसी इंडेक्स पे कोई एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, आपने उसे रिमूव करके उसकी जगह पे कोई और एलिमेंट रखना है, तो वो किस तरह रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार ऑफ जीरो पे टेस्ला पड़ा है। ठीक है, ये उन्होंने ये कार्स एक एरे ली थी। ठीक है, इसमें पहले टोयोटा पड़ा है, सबसे पहले टोयोटा है 0 इंडेक्स पे। अब वो इसे चेंज कर रहे हैं, टेस्ला उसकी जगह पे लेके आ रहे हैं, तो अब अगर वो प्रिंट करवाएंगे तो टोयोटा की जगह पे अब टेस्ला हो चुका होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है,
तो एरे का नाम, आगे इंडेक्स नंबर, वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। अगर आपने किसी एरे के किसी इंडेक्स को मॉडिफाई करना है, ओवरराइट करना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, एरे का नाम, इंडेक्स नंबर और उसको जो वैल्यू देनी है वो असाइन कर देंगे। असाइन करने का मतलब ये इक्वल टू लगा के आप उसे वो वैल्यू उसके अंदर डाल देंगे, तो उसकी वैल्यू अब ये चेंज हो चुकी होगी। अच्छा, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ से आगे जाने से पहले अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी, चीज़ें क्लियर है? जी सर क्लियर। ठीक है। बिल्ट इन लेंथ प्रॉपर्टी। बिल्ट इन का मतलब क्या है? बिल्ट इन का मतलब ये है कि हमें पहले से बनी बनाई, जैसे ही हम नई एरे बनाते हैं तो हमें उसके साथ एक प्रॉपर्टी बनी बनाई मिल जाती है। जिस तरह के हमें कुछ ना कुछ डेटा टाइप्स बनी बनाई मिली थी, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये पहले से बनी बनाई डेटा टाइप्स है ना। और ये जो एरे है ये हम खुद बना रहे हैं, एक नई डेटा टाइप बना रहे हैं। तो इसी तरह एरे जो है उसके साथ हमें एक बनी बनाई एक लेंथ की प्रॉपर्टी मिलती है। लेंथ की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमें उसके साथ एक ऐसा वेरिएबल मिल जाता है कि जिस वेरिएबल के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इस एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट स्टोर हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक कलर्स, एक एरे थी, उसके अंदर हमने ये एरे डाल दी, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक। ये एरे हमने इस कलर्स वेरिएबल के अंदर डाल दी। अब इस ये एक कलर्स एरे है, उसके अंदर ब्लैक, ऑरेंज और पिंक वैल्यूज पड़ी हुई हैं। इसी तरह बुलियंस की एक एरे ली, उसके अंदर ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ये डाल दिया। एक एम्प्टी एरे ले ली, एम्प्टी एरे मीन खाली एरे जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी, तो ये पता चल जाएगा कि ये एक एरे है। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि इस कलर्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अभी तो हमारे सामने है कि भाई 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो उधर हमें पता नहीं होगा कि कितने एलिमेंट्स होंगे। यूजर की तरफ से हो सकता है लाखों एलिमेंट आ रहे हों, कई कई लाख एलिमेंट्स कई दफा आ रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि यूजर से कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर हमने ये चेक करना हो कि टोटल कितने एलिमेंट्स इस वक्त स्टोर हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है लेंथ की। तो वो किस तरह हम यूज करेंगे? कलर्स वेरिएबल लिखेंगे, जो भी हमारी एरे का नाम है, डॉट, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद लेंथ लगा देंगे, सिर्फ एक लफ्ज लेंथ लिखना है हमने। जैसे ही हम कलर्स डॉट लेंथ लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट स्टोर हो चुके होंगे ये वो वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 3 है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं ये ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि वो नीचे आउटपुट ना उसकी शो हो। तो ये देखें, लेंथ ऑफ कलर्स 3, यानी कि उसने बता दिया कलर्स डॉट लेंथ, जो भी एरे का नाम था, डॉट लेंथ हमने किया, डॉट लेंथ किया, तो हमने, उसने हमें टोटल कितने एलिमेंट स्टोर थे वो हमें बता दिया। कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट स्टोर थे। एलिमेंट का कैसे पता चलता है? कोमा के जरिए, एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 हैं, तो उसने हमें 4 बता दिया। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 0 है, तो 0 आ गया, सिंपल, ठीक है। आगे चलेंगे। अच्छा, आगे वो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, या नेक्स्ट जो चीज हम समझना चाह रहे हैं वो है कलर्स डॉट लेंथ -1। ये क्या चीज है जरा समझे। अगर मैंने शुरू वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, मैंने एरे के पहले इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो मुझे पता है कि 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन एंड वाले का कैसे पता लगाएंगे कि एंड वाला इंडेक्स नंबर कितना है? तो एंड वाला इंडेक्स नंबर जो है वो, अभी तो हमारे सामने ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 है। तो हम जैसे ही 3 लिखेंगे, क्योंकि अगर 4 इनके अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं तो लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा? 3 होगा, 0 से स्टार्ट करके। तो अगर 1 लाख हो, 1 लाख 5 हो, 1 लाख 10, हमें नहीं पता कि टोटल कितनी वैल्यू स्टोर है। हम गिनने थोड़ी बैठ जाएंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह तो गिनते ही रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करते हैं कि हम
डॉट लेंथ हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें ये बताती है कि इस पर टोटल कितने एलिमेंट स्टोर हैं। तो ये जो लास्ट इंडेक्स है, अगर आप गौर करें तो ये टोटल लेंथ से एक कम नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट स्टोर हैं, तो ये लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो इट मीन्स कि टोटल जितनी भी लेंथ होगी उसमें से अगर हम एक माइनस कर देते हैं, तो ये जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो वाला होगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर करता हूँ कलर्स डॉट लेंथ -1, तो इसका मतलब क्या होगा, कलर्स डॉट लेंथ ने मुझे 3 दे दिया, 3 - 1 2, तो 0 1 एंड 2, तो मुझे लास्ट इंडेक्स नंबर मिल गया। तो ये उसने एक तरीका बताया है कि अगर आपने लास्ट इंडेक्स नंबर एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कलर्स डॉट लेंथ -1 के देखते हैं। कलर्स ऑफ 0 1 2, ये तो मैंने 2 कर दिया, ये 2 पे मुझे मिलेगा, ये देखिए पिंक मिल गया। लेकिन अगर मुझे, मैंने इस इंडेक्स नंबर के जरिए नहीं बल्कि लेंथ वाली प्रॉपर्टी के जरिए चेक करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, कलर्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कलर्स डॉट लेंथ 3 आएगा, इसकी जगह पे -1 2 हो जाएगा, तो सिंपल वही चीज आ जाएगी, कलर्स ऑफ 2। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि जिसके जरिए हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखें अभी भी वही आ रहा है। ठीक है? तो उसने इधर सिर्फ ये चीज बताई हुई है कि आपने अगर चेक करना हो कि लास्ट इंडेक्स नंबर कितने हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे वो एक चीज बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल यही। आपकी आंखों के सामने आपके नाक के नीचे हम सबके बीच रह रही थी, लेकिन हमें किसी को पलक तक नहीं पड़ी। अच्छा जी, आगे ये चीज बताई जा रही है कि ये फॉर एग्जाम्पल नंबर एक एरे है, उसके अंदर 12 24 36 ये 3 एलिमेंट स्टोर है। अब इसके अंदर इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहा है, 0 1 एंड 2, 2 तक जा रहा है। अगर मैं 10 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, तो ये जो दरमियान वाले 4 5 6 7 8 9 हो गए इंडेक्स नंबर, उनका क्या बनेगा, तो उन पे अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा, वो एम्प्टी डाटा स्टोर हो जाएगा, जिस तरह के ये उसने दे दिए। ठीक है, तो अगर हम जंप करके किसी अगले इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, बिल्कुल साथ वाले इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर नहीं करवाते हैं, तो जितने दरमियान में इंडेक्स नंबर आ जाएंगे उन सब पे अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा, एम्प्टी डाटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज उसने इधर बताई है। आगे हमारी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इधर वो कुछ प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि आपको एरे आ गई है कि नहीं आ गई, तो हम इसे जरा देख लेते हैं। क्रिएट एन एरे टू यूज एज योर शॉपिंग लिस्ट। वो कह रहा है कि एक एरे बनाओ, ठीक है, और उसे आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट के तौर पर यूज करना है। शॉपिंग लिस्ट मतलब हम उस एरे का नाम ही शॉपिंग लिस्ट रख लेते हैं। उसके अंदर 3 चीजें वो कह रहा है कि स्टोर करवानी है आपने, मिल्क ब्रेड एंड एप्पल्स। चेक योर लिस्ट लेंथ इन द कंसोल, हमने चेक करना है कि इसके अंदर इसकी लेंथ अब टोटल कितनी है। फिर हमने ब्रेड को बनानास के साथ अपडेट कर देना है, यानी कि ब्रेड की बजाय बनानास आ जाना चाहिए। हमने इस तरह इस एरे को अपडेट करना है। तो बारी बारी इन चीजों को जरा देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि एरे बनाई, तो हम एक एरे बना लेते हैं, लेट शॉपिंग लिस्ट। अच्छा, एरे के अंदर वैल्यूज किस तरह स्टोर करवाई जाती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज डालनी है, मिल्क ब्रेड एंड एप्पल्स। मिल्क ब्रेड एप्पल्स, तो ये हमने 3 वैल्यूज इस एरे के अंदर डाल दी। अब वो कह रहा है चेक योर लिस्ट लेंथ इन द कंसोल, आप इस एरे की लेंथ चेक करो कंसोल के अंदर। तो इस तरह ही आएगी, मैं एरे का नाम लिखूंगा, डॉट लेंथ लिखूंगा, तो मुझे लेंथ मिल जाएगी, वो मैं कंसोल करवा लेता हूँ। पहले ऊपर वाले कंसोल जो है ये मैं कमेंट कर दूं। तो ये देखिए 3, क्योंकि 3 वैल्यूज थी तो 3 लेंथ आ गई। अब वो कह रहा है कि अपडेट ब्रेड टू बनानास, ब्रेड जहाँ पे है उसे अपडेट कर दो बनानास के साथ। तो हम क्या करते हैं, एरे का नाम हमने अभी देखा था किस तरह अपडेट करते हैं, कि एरे का नाम लिखना है, फिर जिस इंडेक्स को आपने अपडेट करना है, 0 1 1 नंबर इंडेक्स को हमने अपडेट करना है, इसकी बजाय क्या आ जाना चाहिए, बनाना आ जाना चाहिए। मैंने इधर बनाना कर दिया। तो इसके बाद जो है वो एरे
जो है वो अपडेट हो चुकी होगी। मैं इसी तरह कंसोल करवा के देखता हूँ। तो ये देखिए मिल्क, बनाना और एप्पल्स। पहले एरे के अंदर थे मिल्क, ब्रेड और एप्पल्स, अब आ चुके हैं मिल्क, बनाना और एप्पल। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, आगे वो एरेस के कुछ मेथड्स बता रहे हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ ना समझ रही है तो आप पूछ लें। जी, ठीक है सर। क्लियर है चीज़ें, आगे चलें। जी सर। अच्छा, आगे हमारे पास एरेस के कुछ मेथड्स हैं। मेथड से मुराद ये है कि हम एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और बने बनाए हमें कुछ मेथड, जिस तरह के अभी हमें ये बनी बनाई एक लेंथ की प्रॉपर्टी मिली थी। प्रॉपर्टी मीन कि, अच्छा पहले ये लेंथ और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या होता है, फिर इसे डिस्कस करते हैं। लेंथ और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि, सॉरी, प्रॉपर्टी और मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि एक अगर हम रियल टाइम कोई एग्जांपल लें, जिस तरह एक कार है, एक कार की अगर एग्जांपल लें तो उसकी लेंथ क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं कि उसका एक कलर होगा, उसकी नाम एक होगा, ठीक है, उसकी एक हाई स्पीड होगी। तो ये है उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसके साथ अटैच हैं, कि ये कार को ये प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी क्वालिटीज हैं। लेकिन अगर उसके मेथड्स की बात की जाए तो मेथड से मुराद क्या होता है? मेथड से मुराद ये होता है कि वो कार काम क्या क्या कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो भागती है, ठीक है, ब्रेक लगाती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी उसके मेथड्स आ जाते हैं। तो इसी तरह जितने भी रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल टाइम जितनी भी एंटिटीज होती हैं, उनके साथ ये दो चीजें अटैच होती हैं। अगर हम अपने इंसानों की बात करें तो हमारे इंसानों के साथ भी ये दो चीजें अटैच होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारा नाम है, ठीक है, इसी तरह हमारा एक जेंडर है, हमारी एज है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर्टीज हैं। और हमारे मेथड्स क्या क्या हैं? हम खाते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं। तो ये जितने भी हम काम करते हैं वो सारे हमारे मेथड हैं। तो इसी तरह ये जो एरे थी, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। जिस तरह इंसान एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है लेंथ, और इसके अब कुछ मेथड्स हमें मिलते हैं, यानी कि इसके जरिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं एरे के ऊपर या एरे के जरिए, उन्हें हम कहते हैं कि ये एरे के मेथड्स हैं। अब वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि एरे के मेथड क्या क्या है। सबसे पहले एडिंग एंड रिप्लेसिंग एलिमेंट्स, यानी कि अगर एरे के अंदर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है, ये एरे में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। तो वो पहले देख लेते हैं। ये मैं एक एरे ले रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मैंने, ये एरे तो बन गई, अब इसके अंदर अगर मैंने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसका क्या तरीकेकार हो सकता है? अभी तक हमने तो देखा ही नहीं कि अगर एंड पे वैल्यू ऐड करनी है, शुरू में वैल्यू ऐड करनी है, दरमियान में कहीं पे कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो किस तरीके से हो सकती है। तो उसके लिए हमें कुछ बने बनाए एरे के मेथड्स मिलते हैं जिन्हें हम यूज करके वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अगर हमने, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने लास्ट में वैल्यू ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे हमने एरे डॉट लेंथ किया था तो हमें उसकी प्रॉपर्टी मिल गई थी। इसी तरह अगर हम ए आर आर में जो भी एरे का नाम होगा डॉट करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ये एक लिस्ट शो हो रही है। ये लिस्ट सारे उसके मेथड्स हैं। तो इधर एक मेथड आएगा पुश, ठीक है। तो पुश क्या करेगा, जैसे ही आप ए आर आर डॉट पुश लिखेंगे, इससे क्या होगा कि अब इसकी ब्रैकेट्स के अंदर, चूंकि ये मेथड है तो इसकी ये ब्रैकेट्स आएंगे। अगर सिंपल प्रॉपर्टी होती तो उसके साथ ये कुछ भी नहीं आना था, फिर सिंपल इस तरह होना था। लेकिन ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये शो करती हैं कि ये एक मेथड है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर, यानी कि इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी चीज पास कर देंगे, जो भी चीज इंटर कर देंगे, वो इस एरे के एंड पे ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इधर 60 करता हूँ,
इसी तरह 70 कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, देखिए ए आर आर डॉट पुश, मैंने क्या किया, ए आर आर डॉट पुश, ये तीन वैल्यूज ऐड कर दी। तो अब क्या हो चुका होगा कि ये तीन वैल्यूज इस एरे के एंड पे लग चुकी होंगी। जरा कंसोल करवा, पहले इसे पुश करवाने से पहले कंसोल करवा लेते हैं, ताकि हमें दोनों का फर्क पता चल जाए। हम इसे बाद में कंसोल करवा लेते हैं। ये मेरा ख्याल ए आर आर एक ऊपर भी एरे बनी हुई, इसे एरर दे रहा है, क्योंकि एक वेरिएबल सेम नाम पे दो दफा नहीं बनाया जा सकता। तो ये देखें, अच्छा पहले थे 10 20 30 40 50, बाद में हो गए 10 20 30 40 50 60 70 80। 60 70 80 जो हमने एरे के एंड पे वैल्यूज ऐड करवाई थी वो भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर हमने एरे के एंड पे वैल्यूज ऐड करवानी हो, एक वैल्यू हो या एक से ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल एक ही हम करते हैं अगर, तो ये देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड हो चुकी है 50 के एंड पे। तो ये था तरीका। अगर हमने एंड पे वैल्यू ऐड करवानी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम पुश मेथड यूज करेंगे। पुश मेथड से हमें पता चल जाएगा कि हम ये एंड पे वैल्यूज ऐड करवा रहे हैं। अगर हमने शुरू में वैल्यू ऐड करवानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए इधर मैं आगे लिख देता हूँ पुश मेथड, इसे कमेंट कर देते हैं। और इसके लिए यूज होता है अनशिफ्ट, अनशिफ्ट मेथड। ये अनशिफ्ट हम लिखेंगे तो, और उसके जो भी वैल्यूज पास करेंगे वो एंड शुरू पे वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ए आर आर डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, तो इधर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। तो जो भी वैल्यूज मैं दूंगा वो शुरू में ऐड हो चुकी होंगी। जरा कंसोल करवा के देख लेते हैं। तो ये देखें 10 से पहले 1 2 3 ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अगर हमने वैल्यूज एंड पे ऐड करवानी है तो हम पुश मेथड लगाएंगे, अगर वैल्यूज शुरू में ऐड करवानी है तो हम अनशिफ्ट मेथड लगाएंगे। इसी तरह अब देख लेते हैं कि अगर हमने एंड से वैल्यूज रिमूव करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं पॉप। ठीक है, पॉप मेथड क्या होगा, ए आर आर डॉट पॉप। जैसे ही हमने एरे का नाम लिखा, डॉट पॉप किया, तो इसने लास्ट से, अच्छा इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आर आर डॉट पॉप जब लगाएंगे तो एंड से एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी, सिर्फ एक, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ना हम एक से ज्यादा एक वक्त में कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक वैल्यू जो है वो एंड से रिमूव हो जाएगी। अब जैसे ही हम ए आर आर डॉट पॉप करेंगे तो एंड से ये 50 उड़ जाएगा। दो दफा ए आर आर डॉट पॉप कर देंगे तो एंड से ये वाली वैल्यू भी उड़ जाएगी। तो जरा इसे देख लेते हैं कंसोल करवा के कि आया कि वाकई वैल्यू उड़ रही है कि नहीं। तो ये देखें पहले थे 10 20 30 40 50, अब रह गए 10 20 30 और 40, 50 उड़ गया होगा। तो अगर हमने एंड से वैल्यूज रिमूव करनी हो, या सॉरी एक वैल्यू रिमूव करनी हो, तो उसके लिए हम पॉप मेथड यूज करते हैं। अगर हमने शुरू से, अच्छा ये जो एंड से अगर हमने एक से ज्यादा वैल्यूज रिमूव करनी हो उसका क्या मैकेनिज्म है, तो वो हम देखेंगे आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ ये समझते हैं कि एक वैल्यू रिमूव करने के लिए हम पॉप यूज करते हैं। अगर हमने शुरू से वैल्यू रिमूव करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम शिफ्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये शिफ्ट क्या करेगा, शुरू से एक वैल्यू जो है वो रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब इधर से 10 उड़ चुका होगा, जरा देखते हैं कंसोल करवा के। तो ये देखिए
10 20 30 40 50, शुरू से 10 उड़ गया, 20 30 40 और 50 रह गए। तो ये हमने टोटल 4 मेथड्स देख लिए एरे के, कि हमने एरेज के अंदर वैल्यू ऐड किस तरह करवानी है, एरे से वैल्यू रिमूव किस तरह करवानी है। अगर हमने एरे के एंड पे वैल्यू ऐड करवानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुश मेथड यूज करते हैं। अगर हमने एरे के शुरू में वैल्यू ऐड करवानी है तो उसके लिए हम अनशिफ्ट मेथड यूज करते हैं। अगर हमने एरे के स्टार्ट में वैल्यू ऐड करवानी है तो उसके लिए हम सॉरी एरे के अगर हमने एंड से वैल्यू रिमूव करवानी है तो उसके लिए हम पॉप मेथड यूज करते हैं। अगर हमने एरे के शुरू से वैल्यू रिमूव करवानी है तो उसके लिए हम शिफ्ट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। ये एरेज की मेथड आपको समझ आ गई? जी सर। सर जो पुश मेथड है, जी जो लास्ट में ऐड करते हैं सर, जी। अगर वैल्यू कोई माइनस में हो तब भी वो लास्ट से ही करेगा या स्टार्ट से सर? वैल्यू पुश ने एंड पे ही ऐड करनी है, उसके वेरिएंट्स जो है उसमें शायद पॉसिबिलिटी हो कि हम कोई ना कोई ऐसा इंडेक्स नंबर पास कर दें, लेकिन अभी के लिए पुश जो है, अभी के लिए सिर्फ यही समझे कि पुश मेथड जो है वो एंड पे वैल्यू ऐड करता है। ठीक है सर। ठीक है सर जी। मिड में कोई चीज ऐड या डिलीशन कर सकते हैं, इंजेक्शन या डिलीशन जी जी कर सकते दरमियान में, हैं। जी एरे के दरमियान? जी कर सकते हैं, उसके लिए हम मेथड्स अभी देखेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ शुरू में या एंड पे ऐड करना और रिमूव करना सीखा है। वो अभी मेथड्स जी आगे आ रहे हैं सर, वो भी देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एक मेथड है सप्लाइज। ठीक है, अभी जिस तरह एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपने एरे के दरमियान में या किसी और इंडेक्स नंबर पे, स्टार्ट और एंड के अलावा किसी और इंडेक्स नंबर पे वैल्यू ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो उसके लिए क्या मेथड हो सकता है। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे कहा जाता है सप्लाइज। ठीक है, उस सप्लाइज मेथड को समझने के लिए हम एक दफा गूगल पे चलते हैं ताकि उधर से हमें इजीली समझ आ जाए। उसके वेरिएंट्स होंगे तो उन सारे वेरिएंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक वेबसाइट है बड़ी अच्छी, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट समझना हो जावास्क्रिप्ट का तो आप इस साइट से आके समझ लिया करें, MDN वेब डॉक्स। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये समझाते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि सप्लाइज जो है ये 3 4 तरीके इसके इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सप्लाइज लिखेंगे आप और उसे सिर्फ एक पैरामीटर देंगे, यानी कि उसकी ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ एक वैल्यू देंगे। अगर आप उसे सिर्फ एक वैल्यू देते हैं तो उसका मतलब होगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, सप्लाइज अब अभी करिए, जितनी बातें समझ आई वो आपने समझ रही है, बाकी डिटेल में इन चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा इसका तरीकेकार यूज करने का ये हो सकता है कि हम इसे 2 वैल्यूज दे सकते हैं, या तो स्टार्ट दे सकते हैं या डिलीट काउंट। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें हैं ये भी देखते हैं। अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इसके कितने वेरिएंट्स यूज हो सकते हैं। तो ये इसका तीसरा वेरिएंट है स्टार्ट डिलीट काउंट और आइटम। ठीक है, स्टार्ट डिलीट काउंट आइटम और आइटम 2, स्टार्ट डिलीट काउंट आइटम 1 आइटम 2 और आइटम n। अब ये क्या क्या चीजें देखते हैं। अगर हम सप्लाइज मेथड लिखें और सिर्फ एक वैल्यू दें, पैरामीटर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दें, तो वो उसे एज ए स्टार्ट कंसीडर किया जाएगा। एज ए स्टार्ट का मतलब ये है कि इस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करो और आगे वाली सारी वैल्यूज जो है वो रिमूव कर दो। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड स्टार्ट डिलीट काउंट, यहां से स्टार्ट करो, इतनी वैल्यूज डिलीट करो। ऊपर वाले केस में एंड तक सारी वैल्यूज चली जाएंगी, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज उड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जितने डिलीट काउंट हमने लिखा होगा सिर्फ उतनी वैल्यूज उड़ेंगी। तीसरा मेथड स्टार्ट डिलीट काउंट आइटम, ये क्या होगा, इस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करो,
इतनी वैल्यूज डिलीट करो और ये एलिमेंट ऐड कर दो, यानी कि इस इंडेक्स नंबर पे एक वक्त में इतनी वैल्यूज डिलीट कर दो और एक उसी वक्त में ये वैल्यू उस इंडेक्स नंबर पे ऐड कर दो। तो आज से पहले या अभी से पहले हम जितने मेथड पढ़ रहे थे वो इस तरह के थे कि जिसमें हम एक वक्त में या तो कोई चीज ऐड कर सकते थे या एक वक्त में कोई वैल्यू रिमूव कर सकते थे। लेकिन सप्लाइस मेथड हमें ये पावर देता है कि हम एक ही वक्त में वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं और वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसे किस तरह यूज करेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, इसका अगला वेरिएंट है कि अगर हम आइटम 1 आइटम 2 एंड पे ऐड कर देते तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज उठ के इस स्टार्ट वाले पॉइंट के बाद लग जाएंगी और इतनी वैल्यूज डिलीट हो चुकी होंगी। अच्छा, आगे आप वैल्यूज जितनी मर्जी बढ़ाते रहें वो सारी की सारी वैल्यूज ऐड होती जाएंगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा, इसके अब इधर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी होंगी, उन्हें देख लेते हैं। ये देखिए, माई फिश एक एरे है। अच्छा, माई फिश डॉट सप्लाइज, हम माई फिश पे डॉट सप्लाइज मेथड लगा रहे हैं और उसको तीन वैल्यूज पास करनी है। तीन वैल्यूज पास करने का मतलब ये है कि पहली वैल्यू होगी स्टार्टिंग पॉइंट, कि इस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करो, 0 1 एंड 2, यानी कि 2 से पहले से स्टार्ट करो। अच्छा, जो इंडेक्स नंबर इधर दिया जाएगा उससे पहले से स्टार्ट करना है। ठीक है, उस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना है। 2 दिया हुआ है, 0 1 एंड 2 यहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे पॉइंटर होगा, 2 से स्टार्ट करो, 0 0 का मतलब ये है कि इतनी वैल्यूज डिलीट करो। दूसरे नंबर पे जो इसे वैल्यू पास की जाती है उसका मतलब होता है कि इतनी वैल्यूज डिलीट करो। अगर आप इधर 1 या 2 दे देंगे तो इसके बाद वो दो वैल्यूज डिलीट कर देगा, लेकिन अब 0 है तो इसका मतलब कोई वैल्यू डिलीट नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ पे एक ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो चुका होगा, एंजल्स, क्लाउन, ठीक है, मैंडेरिन, मैंडेरिन से पहले चूंकि अब ड्रम आ चुका है तो इधर ड्रम आ चुका होगा। ठीक है, और बाकी उसी तरह वैल्यूज आगे आ जाएंगी। ये देखें, 2 0 ड्रम और गिटार, ये दो चीजें अब वो ऐड कर रहा है, रिमूव कुछ भी नहीं कर रहा। ये हमें कैसे पता चला, ये दूसरे इसके पैरामीटर से पता चला। पहला पैरामीटर तो हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेना है, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। दूसरा हो गया कि आपने कितनी वैल्यूज डिलीट करनी है, और बाकी जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। एंजल, क्लाउन, यहाँ पे आके अब वैल्यू कोई भी डिलीट नहीं होनी है, तो ये दो चीजें इधर आ चुकी होंगी जिस तरह के ये आपके सामने है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं रिमूव 0 एलिमेंट एट इंडेक्स 0 एंड इंसर्ट एंजल। अब वो कह रहे हैं कि रिमूव कुछ भी नहीं करना शुरू में। अच्छा, शुरू में वैल्यू ऐड करने के हमने एक तो मेथड देखा था अनशिफ्ट, लेकिन हम सप्लाइज के जरिए भी शुरू में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सप्लाइज हमें हर तरह की पावर देता है, शुरू में ऐड करना हो, दरमियान में ऐड करना हो, किसी भी इंडेक्स नंबर पे आपने वैल्यू ऐड करनी है तो हम सप्लाइज के जरिए कर सकते हैं। तो अगर हमने शुरू में करनी है तो हम इंडेक्स नंबर 0 दे देंगे, 0 वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू रिमूव नहीं करनी है। और एंजल, एंजल का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू शुरू में ऐड कर दो। तो अब ये देखिए, शुरू में एंजल लग चुका है। तो इसी तरह ये साइट जो है ये मैं आपको भेज दूंगा, आपने इधर से इसके ये जितने भी वेरिएंट्स हैं ये सारे के सारे देख लेने हैं। ठीक है, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है आपने सप्लाइज मेथड की। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। जी, कोई इशू है सप्लाइज मेथड में किसी को? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सर। वहाब भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी सर, मैंने कहा ठीक है सर। चलिए ठीक है, ये सप्लाइज मेथड आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं ज़रा समराइज करते हैं, फिर सेशन को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमने बीएमआई कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बनाया।